Welcome you all. Today in this video, we will go through all the basic concepts of the polynomial chapter for the ninth class. मतलब आज इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे. ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स से. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़. कि कोई भी अगर हम क्वांटिटी जनरली देखते हैं तो दो तरीके की हो सकती हैं. ठीक है, मैथमेटिकली वैसे बहुत तरीके की हो सकती हैं फिजिक्स में भी, लेकिन अभी हम देखें तो दो तरीके की क्वांटिटी हो सकती हैं. एक क्वांटिटी जिसे कहा जाता है कांस्टेंट, और एक क्वांटिटी होगी जिसे हम कह सकते हैं वेरिएबल. राइट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी यानी ऐसी वैल्यूज़ जो कि फ़िक्स होती हैं, जो कभी चेंज नहीं करती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती हैं, यानी कि वो डिपेंड नहीं करती हैं किसी दूसरे पर, और उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट रहती है और वो फिक्स रहती है, कभी वैरी नहीं करती है. जैसे 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत जितने भी नंबर्स हैं आपके, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं. और कॉन्स्टेंट्स को आप स्मॉल लेटर्स ABC या और भी लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, कांस्टेंट आपको फिजिक्स में भी कई जगह देखने को मिलता है. वो सब भी कांस्टेंट हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G. ठीक है, लाइट की स्पीड है, वो भी एक कांस्टेंट है. तो ऐसे कई जगह पर कांस्टेंट देखने को मिलता है. तो ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट्स कहलाती हैं. अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि फ़िक्स नहीं होती हैं, चेंज होती रहती हैं, जो किसी दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग या किसी भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती हैं. यानी कि ऐसी वैल्यूज़ विच वैरी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस और सिचुएशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. वेरिएबल को जनरली XYZ या लेटर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर वेरिएबल के बारे में हम थोड़ा सा और जानें तो वेरिएबल भी हमारे जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं. यस फॉर नॉलेज बता रहे हैं कोई. तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं जिसे कहते हैं, एक होता है जिसे कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक और वेरिएबल होता है जिसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट, तो ये दो तरीके के वेरिएबल होते हैं. चलिए देखते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि फ़िक्स नहीं होती हैं, यानी कि कांस्टेंट के तरीके से वो फिक्स नहीं होती हैं, वो बदल सकती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं. इंडिपेंडेंटली वो वैरी करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई स्क्वायर अगर देखें तो स्क्वायर मैंने जैसे बनाया तो स्क्वायर की साइड हम कुछ भी लेकर बना सकते हैं. ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ का ही होना चाहिए. मान लीजिए हमने 2 यूनिट का लिया स्क्वायर, तो ये भी एक स्क्वायर है. हम चाहें तो स्क्वायर को 3 यूनिट का भी ले सकते हैं. राइट, ऐसे हम चाहें तो 4 यूनिट का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 5 यूनिट का स्क्वायर. तो ये सभी क्या हैं? ऑल दीज आर स्क्वायर बट ऑफ द डिफरेंट साइड्स. मतलब कि जो इसकी साइड्स हैं वो फिक्स नहीं है कि एक 5 ही होगी स्क्वायर की साइड या 6 ही होगी. कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी साइड का स्क्वायर बन सकता है. तो इसका मतलब कि जो साइड है यहाँ पर, ये एग्जांपल के लिए मैं से एक देख रहे हैं, तो जो साइड है स्क्वायर की वो हमारी फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, लेकिन वो किसी दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं डिपेंड कर रही है, वो अपने इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है. तो यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाएगा. ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसी तरह अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? चलो इसको अब एक एग्जांपल से देखते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, वेरी चेंज तो होती है लेकिन डिपेंड करती हैं किसी दूसरी क्वांटिटी पर. चलो इसके एग्जांपल के लिए भी मान लीजिए हम अगर स्क्वायर ही मान लें एक, तो स्क्वायर में हम जानते हैं दो चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं. स्क्वायर की एक तो साइड और स्क्वायर का एरिया. हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है. यानी अगर साइड इसकी ए है तो एरिया कितना हो जाएगा? A² A इंटू ए. ठीक है, तो
मतलब चलिए मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर जिसकी साइड अगर 2 यूनिट है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसकी साइड 3 यूनिट ले लें तो एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर 9। 4 ले लें तो एरिया हो जाएगा कितना 16 एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो एरिया है इसका वो वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है स्क्वायर का एरिया, कभी 4 है कभी 9 है कभी 16। लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये इसकी साइड पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप स्क्वायर की साइड को चेंज करते हैं वैसे वैसे इसका एरिया भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है हमारा वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। एरिया एक कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि किस पर डिपेंड करती है, इसकी साइड पर डिपेंड करती है। ठीक, तो इस तरीके की क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फॉर नॉलेज बता दिया, 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम चलिए पॉलिनोमियल की ओर चलेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, कॉन्स्टेंट्स होती हैं और वेरिएबल होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या करें कि अगर हम इन सभी कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को, तो जितने भी हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल हैं, अगर इन कांस्टेंट वेरिएबल को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न वगैरह से, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर इन कांस्टेंट्स वेरिएबल को हम मिक्सअप कर दें मैथमेटिकली इन ऑपरेशंस के द्वारा, तो जो हमारा मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन बनता है उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो x हैं, एक्स स्क्वायर हैं और y हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ पर 2 हैं, 3 हैं, 5, 2। तो मैंने क्या किया, इन कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल को एक मिक्स करके लिख लिया, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कोई भी देखो कंडीशन नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, कैसे भी वेरिएबल हो, कोई भी पावर हो, उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कंडीशन नहीं, 2√x भी लिखना चाहें तो हो सकता है, 2√x प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब क्या करें हम, अगर हम इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर हम 2 कंडीशंस इम्पोज कर दें, लगा दें, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 2 कंडीशंस जो बता रहे हैं इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेशन हो वो एक ही वेरिएबल में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी डिफाइंड इन वन वेरिएबल। तो शुड बी डिफाइंड इन वन वेरिएबल ओनली, एक ही वेरिएबल में डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट हों, किसके एक्सपोनेंट, वेरिएबल की एक्सपोनेंट कह लीजिए या फिर आप इसको पावर भी कह सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट या पावर जो होती हैं वेरिएबल की, वो कैसे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, और वो पॉजिटिव होना चाहिए यानी नेगेटिव। तो जब ये दोनों कंडीशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल बनाएगा, देखें। तो सबसे पहली चीज़ तो एक वेरिएबल की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पर 2 वेरिएबल, एक x चल रहा है और y चल रहा है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जांपल हम देखते हैं लेकर के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2/x प्लस 6। तो क्या ये मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, चेक करें।
एक्स एक्स एक्स, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक ही है जो कि एक्स है। अगर हम इन वेरिएबल की पावर चेक करें तो पहले टर्म में एक्स की पावर कितनी है 2, तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर, ओके। एक्स की पावर 1 ये भी एक पॉजिटिव ही है, लेकिन जो थर्ड टर्म लिखा है 2/x, इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x पावर -1। इसका मतलब यहाँ पर x की पावर -1 हमारी बनेगी, और -1 जो है वो इंटीजर तो है लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं फॉर्म होगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 2x² + 3√x, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब सीधा सीधा होता है x की पावर 1/2, तो x पर फ्रैक्शनल पावर, तो भी ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं बनेगा, ठीक। चलिए एग्जांपल तो हो गया इसका कि कैसे कोई भी हमारा पॉलिनोमियल बनेगा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल में एक और टर्म है इम्पॉर्टेंट, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल सपोज गिवन है, कोई पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उसकी डिग्री का मतलब क्या है। तो डिग्री में देखें, जैसे जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी तो हर एक वेरिएबल की कोई ना कोई एक्सपोनेंट या पावर होगी, तो उसमें जितनी भी डिग्रीज हैं उन सब में सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं या फिर इसको फॉर द सेक ऑफ ओन कन्वीनियंस आप पावर भी कह सकते हैं, लेकिन किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम पावर, उसी को क्या कहा जाएगा? डिग्री पॉलिनोमियल के। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल अगर लेते हैं, जैसे कि px इक्वल टू, जैसे हम मान लीजिए px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x³ ठीक है, 3x³ + 5x² + 2x - 6। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितने टर्म्स हैं? तो पहले टर्म में x वेरिएबल है, मतलब तो x की पावर यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर x की पावर 1 है। यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर क्या है? 0। लेकिन इन सब में जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है? 3 है। इसका मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3, ऐसे लिखा जाता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान भी देनी है, चलिए बताते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लेते हैं, सपोज चलो px ही लिख लेते हैं। तो एक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा px, ठीक। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया, ध्यान से देखिए 2x² + 3x, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया है, ध्यान दीजिए। और 2 × x पावर 1/2 + 3 एक पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले तो ये चेक करिए कि इज इट अ पॉलिनोमियल, देन यू विल गो फॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये नहीं कि देखें अब इसमें क्या मिस्टेक करेंगे बच्चे कि जैसे इसमें पूछा गया डिग्री बताइए पॉलिनोमियल की, तो डिग्री का डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर x की पावर कितना? 1/2, यहाँ पर x की पावर 1, यानी 1 1/2 से बड़ा है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ से ये चीज़ आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। नो, यहाँ पर यह रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप जब डिग्री निकाल रहे हैं तो डिग्री निकालने से पहले वो एक वैलिड पॉलिनोमियल तो होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है भाई, क्योंकि इसमें इस वेरिएबल जो x है इसकी पावर कितनी है? इस x वाले वेरिएबल की पावर 1/2 है, जबकि डेफिनेशन में कहा गया था कि जो एक्सपोनेंट हो वेरिएबल की वो कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। 1/2 इंटीजर ही नहीं है, तो दिस इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल। सो डिग्री का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसके अंत में डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी कि अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें कि डिग्री के बेसिस पर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ
अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को मान लीजिए लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जैसे पी ऑफ एक्स। जैसे मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि पी एक कोई पॉलिनोमियल है पर्टिकुलर, और उसमें जो वेरिएबल मैंने बताया वन ही वेरिएबल होना चाहिए, और उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक्स यूज़ हो रहा है। या फिर हम चाहे तो जैसे क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये सब पॉलिनोमियल्स के ही क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जी ऑफ एक्स। इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है। लेकिन अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने लिखा कि कोई पॉलिनोमियल, मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, ठीक है, और पी को चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। मतलब हमने लिख लिया पी ऑफ वाई। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दीज टू आर द सेम पॉलिनोमियल, नॉट डिफरेंट। ये दोनों सेम ही पॉलिनोमियल हैं, केवल वेरिएबल ही क्या हो गया, चेंज। और वेरिएबल के चेंज होने से पॉलिनोमियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा सपोज़ कि पी एक्स इक्वल टू 2x+3 एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पर पता चल रहा है कि जो वेरिएबल है उसमें 2 मल्टीप्लाई होकर 3 ऐड हो रहा है। अब मान लीजिए हमने पी वैसे रहने दिया, वेरिएबल वाई कर लिया, तो इट मीन्स कि जहाँ पर वेरिएबल एक्स था वहाँ वेरिएबल क्या आ गया वाई। तो ये दोनों पॉलिनोमियल थोड़ी चेंज हुआ, पॉलिनोमियल तो सेम ही है। पॉलिनोमियल तब चेंज होगा जैसे मैंने एक लिखा है पी एक्स, और मुझे कोई दूसरी पॉलिनोमियल मान लीजिए कि हमें लिखना है 2x+5। अब देखिए 2x+3 अलग है, 2x+5 अलग है। अब हम इसको पी एक्स नहीं लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको पी एक्स लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्स वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पी नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कुछ भी आप लिखिए, एफ़ लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। कोई भी पॉलिनोमियल में मैंने एफ़ लिख लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम चलिए देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। तो जैसे हम डिग्री लिख लेते हैं एक साइड, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हम लिख रहे हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b, जहाँ a और b क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगी, फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। अगर 2 डिग्री होती है तो क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ax² + bx + c। डिग्री 3 हो जाएंगे तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऐसे, px = ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d कॉन्स्टेंट्स हैं। तो a है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इसकी, तो जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो b c d है वो 0 हो सकता है। इसी तरह अगर 4 हम लेंगे तो उसको कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं ax⁴ bx³ cx² dx। ये वेरी कॉन्स्टेंट्स अपने मन से लेते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ a not = 0 डिग्री। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया, कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल्स होती हैं। एक चीज़ और है, चलिए देखेंगे हम लोग कि किसी भी पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल की जो 0 होती है, इसका क्या मतलब होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो बोलें या फिर हम उसको बोल सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के 0 या रूट से क्या मतलब है, तो 0 या रूट का मतलब ये होता है कि अगर हमें देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल हमें समझना है, बहुत थ्योरी नहीं लिखनी है। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, ठीक है, तो इसके 0 और रूट से मतलब है कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू, जैसे मान लें सपोज़ कि ए, जैसे सेलेक्ट कर लें कि मान लें ए, तो ये वैल्यू पर्टिकुलर एक्स की जगह पर जो रखेंगे, यानी कि ए, ये रूट कहलाएगी पॉलिनोमियल पी एक्स की, ये रूट कहलाएगी। अगर
अगर इस पॉलिनोमियल में वो x की वैल्यू रखें, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर a रखें, मतलब p ऑफ a कर दें, यानी पूरी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रखें, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जो x इक्वल टू a है वो इस पॉलिनोमियल का 0 या रूट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमें मालूम है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक पॉलिनोमियल, तो x की जगह पर ऐसा क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए। क्लियरली दिख रहा है कि x की जगह आप क्या करिए, 2 रख लीजिए। जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो इसका मतलब होता है p ऑफ 2। अच्छा, जो किसी वेरिएबल को x में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये उसकी वैल्यू हो जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे। जैसे ये p ऑफ 2 का मतलब है पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर। तो जब सॉल्व करेंगे x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो दिस इज़ 2 माइनस 2 एंड दिस इज़ 0, तो इसलिए 2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल एक दे रखा है और हमें उस पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, यानी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम की कंडीशन यह है कि पूरी पॉलिनोमियल 0 होनी चाहिए। तो पी एक्स को क्या करेंगे, 0 को इक्वल, और 0 को इक्वल करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएगी एक्स की वही क्या होगी, इसकी रूट होगी पॉलिनोमियल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें पी एक्स इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 7 ले लिया। अब मुझे इसका 0 या रूट चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हम पॉलिनोमियल को पूरा 0 करें, 2x प्लस 7 0, क्योंकि यही डेफिनेशन से मिलेगा। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, -7, x इक्वल टू क्या बनेगा, -7/2। इट मीन्स कि यही हमारा क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, 2x प्लस 7। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है उसका। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो a है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका हमें 0 या रूट फाइंड करने को पूछ लिया, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को छोटे से छोटी डिग्री वाले फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, और सबसे छोटी डिग्री का लीनियर, क्योंकि लीनियर में डिग्री 1 होती है, तो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके के दे रखे हैं तो उसको हम स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसे कहेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इस मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, अच्छा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं फैक्टराइजेशन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग टर्म से केवल उन्हीं पॉलिनोमियल्स का पॉसिबल है जिनके जो रूट्स हैं वो क्या हों, एक इंटीजर हों, इंटीजर या रैशनल टाइप का रूट्स, यानी रियल रूट्स जिनके पास हैं। ये 10th का टॉपिक है, वहाँ पर ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पॉलिनोमियल हैज़ रियल रूट, सम ऑफ देम हैव द इमेजनरी। तो इमेजनरी रूट्स एक होती है जो कि अगले क्लास में आप देखेंगे, तो उसके लिए दूसरा केस होता है। तो फिलहाल हमें मान लीजिए कोई नॉर्मल सी पॉलिनोमियल दे रखी है और हमें उसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग टर्म से। तो इसका जो जनरल मेथड है, सबसे पहले देखिए x² का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे a, और कांस्टेंट टर्म क्या है c। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करते हैं क्या है, a को c से इंटू कर लिया और मान लिया कि आया d, सपोज़ कि d आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पर जो d आया, मान लीजिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा तो हमें 2 नंबर ढूंढनी है, जैसे मान लेते हैं x1 और x2। तो पॉजिटिव के केस में इसको ऐड करना है, ऐसी नंबर होनी चाहिए कि इसको ऐड करने पर x का कोफिशिएंट विदाउट साइन देखेंगे b आना चाहिए, और जब हम इन दोनों का क्या कर लें प्रोडक्ट, तो क्या आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने पर आया है d, ये आना चाहिए। और अगर ये वैल्यू हमें नेगेटिव आए, मतलब अगर d की वैल्यू नेगेटिव आए, तो हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, b x का कोफिशिएंट, और इसका जो प्रोडक्ट हो वो d आए, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आए। फिर हम क्या करेंगे, जो b है उसको स्प्लिट कर लेंगे इन्हीं दोनों टर्म्स में, x1 और x2 में, जो हमने फाइंड किए हैं, सम या डिफरेंस फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द कि वो किस टाइप के नंबर हैं।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिखा कि पी एक्स इक्वल टू, कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लीजिए लिखा 2x² माइनस 7x प्लस 6। इसको स्प्लिटिंग टर्म से चलिए हम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ x² का कोफिशिएंट 2 है और 2 का इंटू करेंगे आप 6 में तो क्या आएगा 12 आएगा, और ये पॉजिटिव का 12 है, और कोफिशिएंट हम देखेंगे विदाउट साइन 7। तो अब हम दो नंबर ऐसे देखें जिसको जोड़ने पर 7 है, प्रोडक्ट करने पर 12, तो 4 और 3, क्योंकि 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, और 4 × 3 हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 7 को लिखेंगे 4 + 3, और ये लिख देंगे x प्लस का 6। अब ये हो जाएगा 2x², ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बाहर माइनस से ध्यान रखें, माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 6। अब ये पहला पेयर जो लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x, यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा। जब x यहाँ से कॉमन आएगा तो सिर्फ x ही बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। और ये जो पेयर है अगला -6 + 6, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए -3 कॉमन लिया तो माइनस और माइनस प्लस, 3 और 3 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन लिया, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली x, एंड अगेन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा इसके साथ माइनस, और 3 × 2 = 6, 2 बचेगा। अब एक चीज़ देखिए, जब आपका प्रोसेस सही है तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो आपने बनाए हैं वो सेम होने चाहिए। अब x - 2 अगेन कॉमन है दोनों जगहों पर, तो यहाँ से जब x - 2 गया तो क्या बचा सिर्फ 2x, और यहाँ पर क्या बचा -3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा में हम यहाँ पर कर रहे हैं केवल नॉलेज के पर्पज़ से, कि ये हो गया हमारे पास px = पॉलिनोमियल, तो ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हमें कहता है इस पॉलिनोमियल का हमें रूट फाइंड करना होता, जैसे अभी बताया था रूट या जीरो फाइंड करना, तो रूट और जीरो फाइंड करने के लिए अगर लीनियर है तब तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है उसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के बाद अगर हमें इसका रूट निकालना हो तो क्या बताया था मैंने, px को क्या करो 0 करो, px को 0 करो, और px की जगह ये पॉलिनोमियल नहीं लिखना, जबकि जो फैक्टराइज हो क्या है इसको लिखिए, तो यानी x - 2 और x - 3। अब दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में लिखे हैं तो एक बार इसको 0 ले लेंगे और एक बार इसको। जब हम x - 2 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और x - 3 0 करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी 3। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x के दो रूट हैं 2 और 3, मतलब इस पॉलिनोमियल में 2 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0। अच्छा, एक और भी इम्पॉर्टेंट बात, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होंगी तो 2 रूट होंगी, अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होती तो 3 रूट होती, 4 डिग्री तो 4, मतलब जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होंगी उसके पास उतने ही क्या होंगे रूट होंगे। ठीक है, एक और भी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एक प्रॉब्लम सोचिए कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तब तो हम उसको स्प्लिटिंग टर्म से ईजिली क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो और उसको फैक्टराइज करना हो फिर क्या करेंगे, वो स्प्लिटिंग से होगा नहीं। उसके लिए हमें एक थ्योरम है देखनी पड़ेगी जिसका नाम है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। तो चलिए इसकी बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर। अच्छा, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एक्चुअली देखा जाए एक ही थ्योरम है, बस रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री है उससे कम डिग्री का एक दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि gx है। मानते हैं px को gx से किया गया डिवाइड, जैसे नंबर्स का डिवाइड होता है वैसे ही पॉलिनोमियल्स का भी डिवाइड हो जाएगा gx से। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और सॉल्व करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा उसको फाइंड करने के लिए हमें इससे पूरा लॉन्ग प्रोसेस डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बिना ही डिवाइड किए हम ये जान सकते हैं कि रिमाइंडर वहाँ पर क्या रहेगा। तो ये थ्योरम इस तरीके से स्टेट करता है कि पहले इसको एक जनरल फॉर्म बता देते हैं, फिर जो बुक की लैंग्वेज है उसको देखेंगे। एक px कोई पॉलिनोमियल है और एक इससे कम डिग्री का दूसरा पॉलिनोमियल gx है।
मान लीजिए कि इस पी एक्स पॉलिनोमियल को इस जी एक्स से डिवाइड किया गया और हमसे पूछा गया फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर बताइए बिना डिवाइड किए। तो ये एक जनरल मेथड, जनरल स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का। बुक का जो है वो लीनियर के लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है जी एक्स, बहुत ध्यान से समझिए, जी एक्स पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे और जीरो करके इसमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अभी दिखाया है कि जी एक्स को फैक्टराइज करिए और फिर जी एक्स को कोई जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ पर से एक्स की वैल्यू निकालिए, यानी रूट निकालिए। तो एक्स के रूट निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पर फॉर एग्जांपल ए मिला, तो ये जो वैल्यू एक्स आ रही है इस पॉइंट पर पी पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी पी ऑफ ए निकालेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। दिस विल गिव यू रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। तो अब जो बुक का स्टेटमेंट है वो क्या है, वो स्टेटमेंट ये है कि मानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और कोई जो जी एक्स पॉलिनोमियल है वो मान लेते हैं एक्स माइनस ए है, और जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो रिमाइंडर बताइए। तो सबसे पहला काम वही भी जो बताया, एक्स माइनस ए को आप जैसे ही जीरो करेंगे तो इसका रूट आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए, और जब रिमाइंडर पूछा जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, यानी पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पर। ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, इसका कन्वर्स होता है फैक्टर थ्योरम। अब जैसा कि हम जानते हैं जब हम कोई चीज़ का डिवीज़न करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 रिमाइंडर 0, तो 3 को फैक्टर कहेंगे ना 15 का। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। तो इसी का एक कन्वर्स पार्ट है थोड़ा सा, जिसे कहा जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहेंगे, फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि जैसे पी एक्स को जी एक्स से मैंने डिवाइड किया, तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, ये चीज़ कैसे चेक करें। तो हम जानते हैं कि जी एक्स जो है पी एक्स का केवल फैक्टर तभी होगा जब इसका रिमाइंडर जो कि आया है पी ऑफ ए, ये क्या हो, 0 हो जाए। अगर पी ऑफ ए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज़ फैक्टर नहीं बनेगा। फैक्टर होने के लिए पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इन शॉर्ट चलिए बात करते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को बहुत ही शॉर्ट में, कि इसका कंक्लूज़न क्या निकला, ठीक है। देखिए, अगर हम पहले बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम की, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है, देखिए वो क्या कहता है कि अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, मान लीजिए पी एक्स, और मान लीजिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल से, और वो पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो कौन सी है, वो मान लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो पूछ रहा है रिमाइंडर। तो बिना ही डिवाइड किए सीधे सीधे रिमाइंडर क्या होगा, एक्स माइनस ए, 0 करोगे जब तो एक्स की वैल्यू ए आएगी और पॉइंट पर वैल्यू निकालो पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या हो गया, रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए फैक्टर थ्योरम में दो स्टेटमेंट बन सकते हैं कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है और पी वाली पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया गया, तो जो एक्स माइनस ए है यानी इसको जी एक्स नाम दे सकते हैं, तो एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर होगा पी एक्स का या नहीं, इसको जानने के लिए हम ये फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा इफ़, केवल तभी अगर इसका रिमाइंडर 0, यही पीछे पड़ा, यानी पी ऑफ ए क्या हो, 0 हो। दूसरा स्टेटमेंट इसका कन्वर्स, कि इधर से देखें कि अगर किसी पॉलिनोमियल है जहाँ पर पी ऑफ ए 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो एक्स माइनस ए है वो फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का, ठीक। अब इसी थ्योरम पर बेस एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि देखिए फॉर वॉर्ड वैल्यू ऑफ एम, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है, x3 नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है कोई भी, और कहा गया कि m की किस वैल्यू के लिए, ये कौन सी, ये x3 नहीं है एक्चुअली, ये लिखा हुआ है x3, ठीक है, दिस इज़ x3 माइनस
2mx² प्लस 16। तो ये कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको चलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए px मान लिया मैंने। तो कह रहा है कि m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये px पॉलिनोमियल, दूसरा x+2 है, इसको gx मान लीजिए, एक पॉलिनोमियल है x+2। तो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये gx px का फैक्टर हो। यानी ये चीज़ कह रहा है, गिवन है कि m की किस वैल्यू के लिए जो gx है px का फैक्टर है। तो ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि gx px का फैक्टर है, तो मतलब हम फैक्टर थ्योरम का कन्वर्स यूज़ कर रहे हैं। यानी चूँकि जो gx है वो क्या है, इज़ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम का यूज़ करें। तो फैक्टर थ्योरम अभी अभी पढ़ा है, इसका रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि कह रहा है फैक्टर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x+2 को क्या करो, 0, यानी gx को 0 करो सबसे पहले, तभी x की वैल्यू मिलेगी। gx को 0 करने का मतलब x+2 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, -2। तो बाय द कन्वर्स ऑफ द फैक्टर थ्योरम, जो p पॉलिनोमियल है, इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या आएगा, जब gx से डिवाइड होगा p, तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ -2, क्योंकि x की वैल्यू -2। और ये क्या होना चाहिए, 0। ये फैक्टर थ्योरम अभी पढ़ा है, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर कहा गया है। तो सिंपली क्या करिए, जो px है जहाँ पर x से -2 रखिए, तो x³ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि -2 का क्यूब -2m x² का मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 16 = 0। -2 का होल क्यूब यानी कि -8, और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 से इंटू होगा 8, तो यानी कि माइनस का क्या हो गया 8m, और ये हो गया प्लस का 16 = 0। तो अब ऐसा करते हैं कि ठीक है, -8m हो जाएगा ये ये -8m, और ये 16 - 8 क्या बचेगा, 8 बचेगा, = 0। और ये हो जाएगा 8m = 8 -8m अंदर प्लस में चला जाएगा, तो 8m = 8, और 8 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से m की जो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, m = 1।